हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर इसके बाद लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जहां मैंने सेंट्रल मेटल आयन, लुईस एसिड, कोऑर्डिनेशन नंबर पर थोड़ा जो डिस्कस हुआ था उसी को आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम लोग के पास एक केमिकल है ZnNH3 2+, जिसमें जैसा कि मालूम है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो उस चार्ज के नहीं होने के बाद हम लोग यहाँ पर ये वाले चार्ज को कैसे लिखते हैं तो वो आपको मालूम है, 4 × 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज +2 है, इसलिए चार्ज किसका होगा तो वो जिंक पर होगा। तो हम लोग उस हिसाब से यहाँ लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन जिंक 2+, लिगेंड अमोनिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर वैसे आगे इस पर बात करेंगे। वैसे जिंक पर चार्ज नहीं भी निकालते ना तो आपको मालूम हो जाता, क्योंकि जिंक पर चार्ज +2 ही होता, फिक्स है। वैसे डी ब्लॉक में बहुत सारे मेंबर्स की चार्ज वेरिएबल होती है, लेकिन जैसा होता है ना लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, उस पर किसी भी कंपाउंड में चार्ज हमेशा +1 होता है। उसी तरीके से जिंक पर चार्ज हमेशा +2 ही होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग ये देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में NiCN4 2- है, साइनाइड पर चार्ज जैसा कि मालूम है वो क्या है -1। तो 4 × -1 तो -4 हो गया, 4 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ेगा +2, है ना। +2 -4 तो कितना हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल, यानी -2 बचेगा। तो यहाँ भी सेंट्रल मेटल आयन निकल +2 हो गया, लिगेंड साइनाइड आयन Cn-, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट एग्जांपल में AuCN2 -1 है, जैसा कि मालूम है साइनाइड पर चार्ज -1 होता है। तो -1 × 2 ये -2 हो गया, 2 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस बचा हुआ, तो इस पर हम लोग को +1 देना होगा। तो इन हिसाब से सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पर Au पर +1 चार्ज हो गया, लिगेंड Cn- हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया जो यहाँ पर है। सेम केस में AgCN2 -1, यहाँ पर चार्ज -1 है, -1 यानी साइनाइड का चार्ज, -1 × 2 -2, 2 माइनस है, 1 माइनस बच रहा है, तो यहाँ पर +1 होगा। तो सेंट्रल मेटल आयन Ag+, लिगेंड Cn-, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये हो गया कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब हम पूरे कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड के लिए कौन कौन से टर्म से इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी जैसे ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग देख रहे हैं आयरन सेंट्रल मेटल आयन है, जिसको लुईस एसिड भी कह रहे हैं, साइनाइड लिगेंड है, लुईस बेस है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया MlX, ये हो गया अपने पास। ठीक है, इसमें ये वाले जो फॉर्म है, इस वाले को आपने क्या किया था CMI, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन। L हम लोग ने क्या कहा था, L से लिगेंड। X क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। इतनी दूर तक हम लोग ने बात कर लिया था। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी स्पीशीज वहां पर होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा वो आयोनाइज होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि स्फीयर के बाहर जो भी होता वो आयोनाइज होता। तो इसे हम लोग एक वर्ड हम लोग लिखें यहाँ पर, या ऐसे लिख दो आयोनाइजेबल।
ये आयोनाइजेबल है, ठीक है। और यहाँ जो ये है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है पूरा, इसको हम लोग कहेंगे नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। तो ये ऐसे, ये हो गया नॉन आयोनाइजेबल, ऐसे लिख लो, ये हो गया नॉन आयोनाइजेबल। अब नॉन आयोनाइजेबल को हम लोग यहाँ पर एक नए नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या जान देंगे? यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाले को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो नॉन आयोनाइजेबल होता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और आयोनाइजेबल को हम लोग यहाँ पर एक नए नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। तो दो टर्म्स यहाँ पर आपको मिला, एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले स्पीशीज को कहते हैं, और स्पीशीज यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को हम लोग क्या कहेंगे? काउंटर आयन। अब यहाँ उस एग्जाम्पल को देखिए जो उधर लिखा हुआ था, एक बार फिर से दिखाते हैं। CN6 इन केमिकल को एक्वस सॉल्यूशन में ले लिया, कैसे टूटे? K पर चार्ज +1, 4 है आगे 4 लगा दो, प्लस लगा दो, यहाँ पर ब्रैकेट है, जब यहाँ 4 प्लस है तो यहाँ 4 माइनस आ जाएगा, FeCN6, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर दो चीज है, ये K प्लस जो आपके पास है, इस K प्लस को क्या कहोगे? काउंटर आयन। और यहाँ दूसरा जो है FeCN6, 4 माइनस को क्या कहोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां तक समझ गए? तो मैंने कहा कि मुझे यही दो चीज बताने था, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले जो भी आयन होंगे उस आयन को हम लोग काउंटर आयन कहेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले स्पीशीज को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ये दो टर्म ही यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था, जो कि यहाँ दिखेगा। अब आप देखिए इस वाले में, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयरन यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। CN कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर CN जो है आपने देख लिया, लीगेंड है, लुईस बेस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ये, ठीक है। और ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले को लिखा हुआ है नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आयोनाइजेबल यानी कि काउंटर आयन। K4 FeCN6, यहाँ कॉम्प्लेक्स के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिखे। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या? Fe2 पॉजिटिव। अच्छा, Fe2 पॉजिटिव कैसे लिखोगे? तो आपको मिल जाएगा ना, जैसे देख लो, हो जाएगा ना। देखो साइनाइड पर चार्ज कितना होता था? Cn पर चार्ज -1 ना, Cn पर चार्ज -1 है, तो -1 × 6 तो कितना हो जाएगा? -6 यहाँ है, और यहाँ 4 माइनस है, तो कितना होना चाहिए चार्ज? +2 होना चाहिए ना। -6 + 2, तो स्फीयर के ऊपर क्या बचेगा? 4 माइनस। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, तो ये यहाँ आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या हो गया? Fe2 पॉजिटिव, लीगेंड तो आपको मालूम है Cn- ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6, 4 माइनस होगा, ये हमने लिख दिया है, काउंटर आयन K प्लस होगा। तो ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, यहाँ हम लोग के पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो कि ये देखिएगा KAuCN2। इस वाले में भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास K पर चार्ज +1 है, AuCN2 पर -1 आ जाएगा। तो Au पर चार्ज कितना आएगा? इस वाले केमिकल में +1 आ जाएगा, ठीक है ना, +1 आ जाएगा ना।
और साइनाइड हो गया, सेंट्रल मेटल, ये लीगेंड हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आपको मालूम ही है कि अगर K प्लस है तो AuCN2 माइनस हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। K पर चार्ज +1 ये काउंटर आयन हो गया। उसी को फिर से एक बार लिख दिया गया, सेंट्रल मेटल आयन, M हो गया, L हो गया लीगेंड, A हो गया काउंटर आयन, और स्क्वायर ब्रैकेट को वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह रहा। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी चीज़ें। सेंट्रल मेटल आयन आपने देख लिया, जो बीच में रहेगा, उसके बगल में लीगेंड होगा, उसके बगल वाले में एक जो नंबर होगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, और लास्ट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होगी यानी जो भी स्पीशीज होगी उसे हम लोग काउंटर आयन कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लीगेंड। लीगेंड जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, लीगेंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत अब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ लिखा द टर्म लीगेंड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिगारे विच मीनिंग टू बाइंड, यानी कि बांधना। अब लीगेंड जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, लीगेंड जिसको हमने कहा था लुईस बेस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता किसी चीज़ को बांधना। तो यहाँ पर बांधने से क्या मतलब हुआ, क्योंकि लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, लुईस बेस है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मेटल आयन को बांधता है। बांधने का मतलब यहाँ पर हुआ कि उनके डेफिशिएंसी दूर करने के लिए वो उनको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए वो उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड क्या हुआ, एक तरीके का बांधना हुआ। तो यहाँ पर बांधने का मतलब हुआ लीगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल और मेटल आयन को बांधते हैं। इसलिए ऐसे केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बांधने वाला केमिकल कहा जाता है, यानी कि लुईस बेस या केमिकल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को लीगेंड कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसमें स्पीशीज विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड लीगेंड। ठीक है, वैसे स्पीशीज जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम और आयन से लिंक होते हैं उसी को लीगेंड कहते हैं। जैसा आपने देखा है, ऊपर वाले में सेंट्रल मेटल आयन ये है और यहाँ पर उससे डायरेक्टली अटैच ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। नीचे लिखा ही हुआ, द लीगेंड्स आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहते हैं। तो है ना, लीगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। लीगेंड का एग्जाम्पल यहाँ पर है NH3, H2O, साइनाइड। और ये लीगेंड में एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ऐसे केमिकल स्पीशीज जिनमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और कंप्लीट ऑक्टेट यानी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसमें कम से कम एक लोन पेयर होगा तो उसे हम लोग लीगेंड कहेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखा MLX लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए L जो है M के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आपको मालूम है ना, ये वो नंबर है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को डिसाइड करता है, यानी X जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को डिसाइड करता है। तो ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये L हो गया लीगेंड, और ये वो नंबर है जिसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा वो X से डिसाइड होगा। तो यहाँ नोट करके लिखा हुआ था लीगेंड्स आर लुईस बेस। ये पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि सारे लीगेंड्स लुईस बेस होते हैं, कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ये लुईस एसिड हो गया, ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस बेस, और ये है ना, ये वाले केमिकल क्या होंगे, लुईस बेस हो गए, और ये क्या हो गया, लुईस एसिड। M लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। हम आपको एक और चीज दिखाते हैं, बांधने का क्या मतलब है, यहां से समझिएगा। जैसे ये मेटल है,
मेटल के पास डेफिशिएंसी है, उनके पास ऑर्बिटल खाली है। ये देखिए, ये लीगेंड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। अब क्या करेगा, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनको दे दिया। इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद जैसे इस तरीके से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। जैसा कि मालूम है कि फील्ड ऑर्बिटल जब खाली ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग करता है तो उस तरीके के केमिस्ट्री में बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डिनोट करते हैं। तो यही हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हुआ ना बांधना, देखिए बांधा ना, मेटल के ऑर्बिटल को लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग दिखाया गया, जिसमें दिखाना कि वो एक दूसरे को बाइंड करके रखा हुआ। तो ये हुआ बांधना, यानी कि जिसमें हमने पहला वर्ड इस्तेमाल भी किया था कि लिगेंड लिगारे वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता बांधना। बांधने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज को इस तरीके से बांध करके रखता है। तो हर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो मेटल और मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। वो इसी तरीके से मेटल मेटल आयन को बांध करके रखते हैं। तो यहाँ हम लोग के पास नोट करके लिखा हो कि लिगेंड जो होगा वो लुईस बेस होगा और सेंट्रल मेटल आयन जो होगा लुईस एसिड होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। अब यहाँ तक तो मालूम हो गया कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल को मेटल की डेफिशिएंसी को दूर करता है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये है कि लिगेंड के पास ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो, बहुत ज़्यादा भी हो सकता, एक पेयर हो सकता, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः भी। तो लिगेंड के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर उसकी डेंटिसिटी डिसाइड होती है, यानी कि किसी लिगेंड में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटल और मेटल आयन को देंगे। तो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ मेटल इज कॉल्ड डेंटिसिटी, यानी कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल और मेटल आयन को किसी लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया है, या नंबर ऑफ डोनर साइट्स ऑन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। मतलब समझिए, जैसे किसी के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारे केमिकल स्पीशीज हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही लोन पेयर हो, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता, चार भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो उसी के बेस पर बोल रहा है कि जब कोई लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो वो उनके डोनेशन के अकॉर्डिंग डेंटिसिटी कहा जाएगा। अगर किसी मेटल को कोई लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे कहा जाएगा कि मोनो, यानी कि वो एक पेयर देने वाला। अगर कोई लिगेंड दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल को, तो उसको डाई कहेंगे। तीन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को देने वाले ट्राई हो गए, चार पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले टेट्रा, पांच वाले पेंटा और सिक्स वाले हेक्सा। अब यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं कि जो हम लोग के पास जो लिगेंड होते हैं ना, तो उसमें लिगेंड के पास जो डोनेट करने की जो एबिलिटी है वो 1 से लेके 6 के बीच में, यानी 1 से लेके 6 तक में। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड को मैंने कहा मोनो, और दो पेयर डोनेट करने वाले डाई, फिर तीन वाले ट्राई, चार वाले टेट्रा, पांच वाले पेंटा, छह वाले हेक्सा। तो उसी में मोनो के साथ लगा दो डेंटेट, यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले मोनोडेंटेट कहलाएंगे, दो पेयर डोनेट करने वाले बाइडेंटेट कहलाएंगे, तीन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड को ट्राइडेंटेट कहा जाएगा, चार पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को टेट्राडेंटेट, पांच पेयर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले लिगेंड को पेंटाडेंटेट। उसी तरीके से 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को हेक्साडेंटेट कहा जाता है। अब देखिए डेंटेट कहाँ से लिया इन्होंने। डेंटेट का मतलब होता है डेंटल, डेंटल का मतलब दांत होता है ना, दांत के डॉक्टर को तो डेंटल का, तो डेंटिस्ट जिसमें बनते हैं डेंटिस्ट, डेंटल से डेंटिस्ट। तो दांत का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड के वो दांत कहते हैं जिससे वो किसी चीज को, मेटल को पकड़ता है।
तो एक दांत वाले लीगेंड को मोनो कहा जाता है। मोनो के साथ लगा दो डेंटेट यानी एक दांत वाला लीगेंड। बाई मतलब बाई के साथ डेंटेट लगा दो, दो दांत वाला लीगेंड यानी दो दांत यानी कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लीगेंड। तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को ट्राई डेंटेट यानी तीन दांत वाला। टेट्रा डेंटेट यानी चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लीगेंड यानी कि टेट्रा डेंटेट। पांच यानी पेंटा डेंटेट, पांच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लीगेंड पेंटा डेंटेट। हेक्साडेंटेट, सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लीगेंड हेक्साडेंटेट। तो सबसे पहले यहाँ पर वही लिखा हुआ, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के हिसाब से यानी कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लीगेंड डोनेट करता है उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। और ये मोनो से लेके हेक्साडेंटेट तक के लीगेंड हम लोग को पढ़ने हैं। इससे क्वेश्चन भी आईटी में आया हुआ है, हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं मोनो और यूनिडेंटेट लीगेंड। वैसे लीगेंड जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होता है, तो यहाँ लिखा दे हैव वन डोनर एटम और दे सप्लाई ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम और आयन को डोनेट करते हैं। इसे हम लोग मोनोडेंटेट कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, FCl माइनस, Br माइनस, H2O, CMS, OH माइनस, H माइनस और NH3। तो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में मोनोडेंटेट से रिलेटेड और क्या क्या बातें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बाइडेंटेट से लेके हेक्साडेंटेट तक के लीगेंड पर आपसे डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, ओके, थैंक यू।